Hello dear student, welcome to Biology class 11th, chapter 13, Photosynthesis in Higher Plants, and the topic we are going to discuss today is Crassulacean acid metabolism and factors affecting photosynthesis. I am Anisha Verma, lecturer in biology, GMSSS Ani, District Kullu, Himachal Pradesh. Crassulacean acid metabolism, abbreviated as CAM, certain plants, especially succulents, which grow under extremely xeric conditions, fix atmospheric CO2 in dark. Since the process was first observed in the plants belonging to family Crassulaceae, it was termed Crassulacean acid metabolism. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं सक्कुलेंट्स में, जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ड्राई कंडीशंस में उगते हैं और स्टोरेज करते हैं वाटर वगैरह की अपने इसमें लीव्स वगैरह में, तो उस तरह के जो प्लांट्स होते हैं दे परफॉर्म अ स्पेशल काइंड ऑफ मैकेनिज्म नोन एज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. किस लिए? टू फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2. तो कहानी क्या है सारी प्लांट्स की? CO2 को फिक्स करना है ताकि उससे क्या बन सके? ग्लूकोज बन सके. तो ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस में उगते हैं, तो इनके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि ये जो है दिन में ये कोशिश करते हैं कि ये कम से कम जो है इनके स्टोमेटा ओपन हो. तो इस तरह से ये कुछ प्लांट्स हैं जिन्होंने मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया है एटमॉस्फेरिक CO2 को डार्क में, अंधेरे में जो है फिक्स करने का मैकेनिज्म इन्होंने इवॉल्व कर लिया है. वो क्या मैकेनिज्म है वो आगे हम पढ़ेंगे. तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में जो नाम आया है, there were plants which belong to family Crassulaceae. फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? ब्रायोफाइलम, कैलेंचो, सीडम एटसेट्रा. तो इन प्लांट्स में सबसे पहले इस तरह का ये मेटाबॉलिज्म जो है वो देखा गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. बट लेटर ऑन इट वाज आल्सो फाउंड इन अदर प्लांट्स बिलोंगिंग टू कैक्टस, जैसे ऑर्किड, पार्ट्यूलेका एंड पाइनएप्पल फैमिलीज. तो इनमें भी ये मेटाबॉलिज्म देखा गया है. ऑल these plants which carry out crassulacean acid metabolism are referred to as CAM plants. तो सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन प्लांट्स का क्या है? Their stomata remain open at night and in dark they remain open and they are closed during the day, that is in light. तो ये सारी जो अडेप्टेशन है वो किसके लिए है? ताकि जो है अब आपको पता लग गया कि ये ड्राई कंडीशंस में उगने वाले प्लांट्स हैं, तो इनका मेन फोकस रहेगा कि वाटर लॉस जो इनके सरफेस से हो रहा है उस लॉस को ये जो है मिनिमाइज करें. तो ये उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं? अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखते हैं और रात में ओपन रखते हैं. लेकिन अगर दिन में बंद रखेंगे तो इनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कैसे होगी? तो let us see how the carbon dioxide is fixed in these plants. यहाँ पर दो प्रोसेसेस होती हैं, एसिडिफिकेशन और डीएसिडिफिकेशन. डीएसिडिफिकेशन which occurs during the daytime or during night, the organic acid content of KM plants increases and pH of their cell sap decreases, whereas during the day the organic acid content decreases and pH of their cell sap increases. तो अब हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से जो है ये प्लांट्स जो CO2 है उसको एक एसिड की फॉर्म में फिक्स करते हैं दिन में और रात में उसको यूज करते हैं. तो दिन में जो है दिस डीएसिडिफिकेशन प्रोसेस अकर्स एंड रात में द एसिड इज accumulated when the stomata are open. तो देख लेते हैं किस तरह से ये होता है. So this is the metabolic pathway of CAM. तो CAM में जब रात में, अब आप देख रहे हो दिस इज द नाइट टाइम. अब हमने कहा था कि दिन में इनके जो स्टोमेटा हैं वो बंद रहते हैं और स्टोमेटा जो है रात में खुले रहते हैं. तो ये रात में दीज आर ओपन स्टोमेटा. सो CO2 जो है इस टाइम स्टोमेटा ओपन है तो CO2 जो है वो अंदर एंटर कर जाती है. तो इन डार्क ड्यूरिंग नाइट व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, the carbon dioxide combines with phosphoenol pyruvic acid to form oxaloacetic acid in presence of enzyme PEP carboxylase. अब रात में क्या होना है? देयर इज accumulation of acid, that is acidification यहाँ पे होना है. तो CO2 जो आता है उसको कैसे फिक्स करना है नाइट में?
पेप जो एक प्रोडक्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इट accept this atmospheric CO2. The both combine in presence of enzyme pepcase and there is formation of oxaloacetic acid. यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन जाता है किसके कॉम्बिनेशन से? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्या होता है? दिस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू मेलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलिक डिहाइड्रोजिनेज। तो मेलिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में दिस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड इट चेंजेस इनटू मेलिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो कोएंजाइम है इसकी हेल्प से NADH की हेल्प से जो है ये मेलिक एसिड यहाँ पर बन जाता है। द मेलिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन डार्क एज अ रिजल्ट ऑफ एसिडिफिकेशन स्टोर्ड इन द वैक्यूल। तो नाइट में क्या हो रहा है? बेसिकली एसिडिफिकेशन मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेलिक एसिड। अब ये मेलिक एसिड रात में जो बना है इट विल बी स्टोर्ड इन द वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है प्लांट में तो उसमें जो है ये स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? अब ये तो थी रात की बात, अब है दिन की बात। अब दिन में क्या होगा? इन लाइट ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड। अब रात में CO2 हम फिक्स कर चुके हैं, तो अब जो हमारे पास मेलिक एसिड बन चुका है वो वैक्यूल में स्टोर्ड है। अब हम दिन की बात करते हैं। तो दिन में क्या होता है? जो मेलिक एसिड है वो वैक्यूल से बाहर आता है, इट इज नाउ डीकार्बोक्सिलेटेड। अब ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है एंड इट रिलीजेस CO2, पायरुविक एसिड एंड NADH। ये चीजें जो है मेलिक एसिड की जो ब्रेकडाउन से रिलीज होगी। तो इसलिए यहाँ पे अब मेलिक एसिड जो रात में बना था वो दिन में जो है वो टूट रहा है, इसलिए इस स्टेप को अब हम बोलते हैं डी एसिडिफिकेशन। तो अब ये जो मेलिक एसिड से यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये किसमें चला जाएगा? इट विल एंटर द केल्विन साइकिल और द C3 साइकिल। तो ध्यान रखना है, हमने बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़े, हमने C4 मैकेनिज्म भी पढ़ा, C3 मैकेनिज्म पढ़ा, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा। तीनों में ही हम देख रहे हैं C3 साइकिल इज ऑलवेज देयर। C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल होता है, लेकिन कहाँ होता है? बंडल शीथ सेल्स में। उसी तरह से यहाँ पर भी C3 साइकिल हो रहा है, लेकिन CO2 को ट्रैप करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। अब ये RUBP जो है वो दिन में फिक्स हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रही है? मेलिक एसिड से। अब दिन में ही ये फिक्स हो सकता है क्योंकि केल्विन साइकिल नीड्स रिड्यूसिंग पावर इन फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। वो तो दिन में ही बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये स्टोमेटा को अभी जो है वो क्लोज्ड रखेंगे, ये ओपन इनको नहीं रख सकते हैं क्योंकि नहीं तो वाटर का लॉस हो जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो इस तरह से एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन करके ये मैकेनिज्म जो है वो चलता है। द पायरुविक एसिड, अब यहाँ पर मेलिक एसिड के ब्रेक होने से जो CO2 बना था वो तो फिक्स हो गया बाय केल्विन साइकिल इनटू ग्लूकोज। अब पायरुविक एसिड जो है it can be oxidized to CO2 by Krebs cycle or it may be reconverted to phosphoenol pyruvic acid। ये फिर से जो है इसकी फॉस्फोराइलेशन हो सकती है और ये फिर से जो है वो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। The CO2 released by deacidification is accepted by ribulose biphosphate and fixed to carbohydrate by C3 cycle, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो और ये पायरुविक एसिड वापस से जो है एक फॉस्फेट लेकर के फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बन सकता है। अगेन रात में ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड या पेप जो है वो क्या करेगा? CO2 के साथ कंबाइन होके पेपकेज की प्रेजेंस में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना लेगा। तो दिस इज the biochemical pathway of CAM। तो यहाँ पर एसिडिफिकेशन और डीएसिडिफिकेशन दो अलग अलग प्रोसेसेस। अब यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कहाँ से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं केल्विन साइकिल से या फिर C3 साइकिल से। तो ये कार्बोहाइड्रेट इनसे भी जो है पेप बन सकता है या फिर पायरुविक एसिड से भी पेप बन सकता है, जो कि फिर यहाँ पर कंबाइन होगा। तो इस तरह से जो ड्राई कंडीशंस में उगने वाले प्लांट्स हैं वो जो है अपना
मैकेनिज्म जो है करते हैं। तो काफी सारे स्टेप्स इसके जो है वो C4 साइकिल के जैसे हैं, लेकिन C4 साइकिल में क्रांस एनाटॉमी होती थी, उसमें बंडल शीथ सेल होते थे, मेसोफिल सेल अलग से होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो next we will take factors affecting photosynthesis. So the factors affecting photosynthesis, the rate of photosynthesis is very important in determining the crop yield. तो हमारे पास जो भी क्रॉप रहती है, हमारी जो एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस की जो भी क्रॉप्स रहती हैं, तो उनकी जो यील्ड है इट इज डिटरमाइंड बाय हाउ फास्ट द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो इसलिए जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है वो एक प्रोसेस है, बेसिकली एक रिएक्शन है, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसको इफेक्ट करते हैं। तो several factors, both internal and external, they affect photosynthesis. तो वो क्या करते हैं, photosynthesis को इफेक्ट करते हैं। कुछ internal factors होते हैं, मीन्स प्लांट के अपने internal factors होते हैं। some are external, environmental, climatic factors होते हैं which affect photosynthesis. So the internal factors, they include number, size, age and orientation of leaves. तो जाहिर सी बात है, जिस प्लांट में नंबर, लीव्स का नंबर जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा रहेगी। साइज, फिर लीव्स का जो है साइज, ब्रॉडर लीफ होगी, ज्यादा क्लोरोफिल होगा, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे, तो उस तरह से उसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। एज, एक बिल्कुल जो यंग एज की बिल्कुल छोटी जो लीफ है वो भी कम फोटोसिंथेसिस करेगी। ओल्ड लीफ होगी वो भी कम फोटोसिंथेसिस करेगी। जो अडल्ट लीफ होगी वो जो है मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करेगी। एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स से क्या समझते हैं, ओरिएंटेशन मीन्स विद रिस्पेक्ट टू सन लीफ का एंगल जो है वो प्लेसमेंट का क्या है। अगर डायरेक्टली सनलाइट फॉलो कर रही है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा। तो इस तरह के ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। फिर मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, तो मेसोफिल सेल्स ही वो हैं जिनमें की क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो उनका जो ओरिएंटेशन है, उनमें क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो भी डिटरमाइन करता है फोटोसिंथेसिस को। फिर इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, तो इंटरनल मींस जो प्लांट्स हैं वो इन एडिशन टू फोटोसिंथेसिस उनमें रेस्पिरेशन भी होता है। नॉर्मल जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है, ऑक्सीजन लेते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कंसंट्रेशन कितना है, एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल डायरेक्टली। तो क्लोरोफिल इज द रिएक्शन सेंटर एज यू हैव स्टडीड, तो जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे जेनेटिक मटेरियल पे, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे। हर एक प्लांट का जो जीन पूल रहता है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग उसके कैरेक्टर्स रहते हैं, तो उस पे डिपेंड करेंगे प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स एंड ग्रोथ। जो प्लांट अगर जो है वो उसकी ग्रोथ प्रॉपर है तभी जो है हमें फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम रेट जो वो मिल पाएगा। द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इसमें, द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो मेन आता है दैट इज सनलाइट अवेलेबल। सनलाइट तो होती है लेकिन प्लांट जो हमारा वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, उसे अवेलेबल है भी या नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी प्रोसेस को पूरा होने के लिए। बहुत लो भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन प्लांट टू प्लांट टेम्परेचर की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर है CO2 कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो किस रेंज तक जो है वो फोटोसिंथेसिस को जो है बढ़ाएगा या किस तरह से वो रोल प्ले करेगा वो हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। और उसके बाद वाटर, तो वाटर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वाटर के बिना जो है वो कोई भी, जैसे CO2 में ऑक्सीजन भी जो इवॉल्व होती है, जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और वाटर बहुत सारी प्रोसेसेस को चलाने के लिए जरूरी है। तो वाटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो as a plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect its
रेट। तो अब इतने सारे फैक्टर्स हमने कहा, तो ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर एक के बाद एक फोटोसिंथेसिस को जो है वो इफेक्ट करेंगे। तो सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली इफेक्ट फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन। तो हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग से हर फैक्टर इफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। तो एक प्रोसेस जो है वो इक्वली डिटरमाइन होती है विद इट्स रिएक्शन, जो भी उसके फैक्टर्स रहेंगे जो उसको इफेक्ट करते हैं, तो वो सारे फैक्टर आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वो हर एक जो फैक्टर है वो प्रोसेस पे अपना इफेक्ट डालते हैं। तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है? इट इज यूजुअली द वन फैक्टर और द मेजर कॉज इज द वन दैट लिमिट्स द रेट। Hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at suboptimal level. तो कोई भी प्रोसेस जब हो रही होगी, तो जो हमारे पास जो कंपोनेंट, जो फैक्टर जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कम उस जो अमाउंट में है हमारे पास, इट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इट डिपेंड्स अपॉन द पेस ऑफ द स्लोएस्ट फैक्टर। क्योंकि हमारे पास सब चीज होंगी, एक चीज नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू बेक अ केक, हमारे पास फ्लोर भी है, चीनी भी है, हमारे पास सारी चॉकलेट पाउडर भी है, सारी नेसेसरी सामग्री हमारे पास है। लेकिन सपोज हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर रिक्वायरमेंट इज ओनली 1 स्पून, 1 चम्मच चाहिए सिर्फ, लेकिन वो अगर नहीं होगा तो हमारी जो बेकिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो वो क्या हुआ हमारे पास, वो फैक्टर जो हमारे पास बहुत कम अमाउंट में, सब ऑप्टिमल लेवल में जो हमारे पास प्रेजेंट है, उस वजह से हमारी एंटायर प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। तो इसी तरह से इसी चीज को लेकर के ब्लैकमैन जो है उन्होंने एक लॉ दिया था, व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस। जब किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है? If a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process of its if its quantity is changed. तो chemical process जब बहुत सारे factor उसको affect कर रहे हो, तो उस प्रोसेस का जो रेट है वो कौन फैक्टर डिटरमाइन करेगा? जो सबसे कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, जो अपनी मिनिमम वैल्यू के पास जो है वहां पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस होनी है तो ग्रीन लीफ हमारे पास है, लाइट हमारे पास सफिशिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सफिशिएंट है। द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। अब हमारे पास क्या है, सब कुछ है, पानी भी है, लीफ भी है, लाइट भी है, CO2 भी है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है, मान लीजिए हम -4 जो हमारे पास टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे अब टेम्परेचर विल बिकम द लिमिटिंग फैक्टर। वो सब ऑप्टिमल लेवल में प्रेजेंट है, वो ऑप्टिमम जितना होना चाहिए उसमें नहीं है। तो अब जो है लीफ फोटोसिंथेसाइज नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मिनिमम वैल्यू में हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज देयर आर एंजाइम्स विच वर्क ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो इस तरह से the leaf if given the optimal temperature will start photosynthesizing. So this is the Blackman's law of limiting factors की जो चीज सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो ही जो प्रोसेस के रेट को डिफाइन करेगी। क्योंकि कम या ज्यादा का बात नहीं होती, बात ये होती है कि कौन सा फैक्टर क्या रोल जो है वो प्रोसेस में प्ले कर रहा है, तभी वो प्रोसेस पूरा कहलाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। तो लाइट कैसे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है? तो लाइट हैज 3 मेन एट्रीब्यूट्स, दैट इज लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन और एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो जब हम लाइट की बात करते हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने की, तो लाइट की जो 3 चीजें मेन है, दैट इज लाइट क्वालिटी। तो लाइट क्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं वेवलेंथ की। तो आपको पता है अब कि ब्लू और रेड वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हायर होता है। तो सपोज आप किसी और येलो वेवलेंथ से आप जो है इल्यूमिनेट कर रहे हो अपने
क्लोरोप्लास्ट को, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना कि एक्चुअल में ब्लू और रेड लाइट में होता है। तो क्वालिटी लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो फोटो सिस्टम है दे आर एक्साइटेड बाय ब्लू एंड रेड मोस्ट। लाइट इंटेंसिटी, लाइट कितनी ज्यादा है हमारे पास, ड्यूरेशन कितनी देर तक है, फोटो पीरियड की हम बात करते हैं। तो जो हमारे पास हर एक का जो प्लांट होता है उसका जो एक्सपोजर टू लाइट का जो टाइम रहता है वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से ये तीन चीजें हम मेन डिस्कस करते हैं जब हम लाइट की बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे पास ऑप्टिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए। देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटी। तो इंसिडेंट लाइट जो होती है हमारे पास और CO2 फिक्सेशन का जो रेट रहता है उसमें लीनियर रिलेशनशिप रहता है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का रेट भी जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन आप देख रहे हो एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो जो है बढ़ना बंद हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट हमारे पास है, दिस इज द पॉइंट वेयर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। यहाँ तक जो हमारे पास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो गई है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम लाइट बढ़ाते ही जाएंगे और फोटोसिंथेसिस लगातार बढ़ता ही जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई और फैक्टर जो है वो लिमिटिंग अब हो गया हो, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट बढ़ेगी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हो सकता है वाटर यहाँ पर जो है वो उसको वो जो है एज अ लिमिटिंग फैक्टर एक्ट करो। जैसे कैम में हमने पढ़ा कि लाइट इंटेंसिटी तो बहुत होती है, तो उस वजह से उनको तो डिजर्ट में लाइट बहुत होती है, उस वजह से उनको तो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना चाहिए। लेकिन वहां पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वाटर है, हमारे पास वाटर नहीं रहता वहां पर। तो इस तरह से एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग, जैसे मैंने अभी बात की। लाइट सेचुरेशन अकर एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। तो जितनी हमारे पास सनलाइट आती है उसका सिर्फ 10% जो है उस पर ही फुल सेचुरेशन जो है वो आ जाती है। उससे ज्यादा आप जितना मर्जी प्लांट को दो वो नहीं लेगा, क्योंकि उसकी लिमिट ही उतनी है लाइट को लेने की। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट, light is rarely a limiting factor in nature. Incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. तो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा लाइट देंगे और फोटोसिंथेसिस लगातार बढ़ता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। मैक्सिमम रेट हमें अचीव हो गया फोटोसिंथेसिस का, 10% सेचुरेशन हो गया। अब उसके बाद भी हम लाइट दे रहे हैं तो आप देख रहे हो रेट जो है वो इंक्रीज फर्दर नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा जब हम इंटेंस कर देंगे लाइट को तो क्लोरोफिल या और पिगमेंट्स जो है वो उनका फोटो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो इसलिए हर चीज जो है वो लिमिट में ही ठीक रहती है। तो लाइट के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 is very low in the atmosphere, that is 0.03 and 0.04%. Increase in concentration up to 0.5% can cause an increase in CO2 fixation rate. Beyond this the levels can become damaging over longer periods. तो फिलहाल जो हमारे पास एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 0.03 और 0.04% है। तो ये जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जिस तरह से वातावरण में इंक्रीज होती जाएगी, फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज होगा। कब तक? 0.05 तक जो है वो इसमें जो है CO2 जो है वो सही रहेगी फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन इससे ज्यादा जो लेवल्स होंगे वो डैमेजिंग हो सकते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड। इसमें भी एक बात यह है कि जो C3 और C4 प्लांट्स हैं वो CO2 कंसंट्रेशंस के लिए डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो डिफरेंटली कैसे बिहेव करते हैं? So the C and C3-4 plants respond differently to CO2 concentration. That low light condition, neither group respond to high CO2 condition. At high light intensity, both C3 and C4 plants show increase in rate of photosynthesis. तो जब हाई लाइट होती है तो दोनों ही प्लांट्स में क्या होता है,
C3 और C4 प्लांट्स में CO2 जो है हाई लाइट इंटेंसिटी है, CO2 भी ज्यादा है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है. Important to note is that C4 plant show saturation at about 360 microliter per liter, while C3 respond to increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 microliter per liter. तो C4 प्लांट्स जो वो जल्दी सेचुरेट हो जाते हैं CO2 से एज कम्पेयर टू C3 प्लांट. C4 जो प्लांट्स है वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर ही सेचुरेट हो जाते हैं. तो इसमें एक एबिलिटी ये भी है कि पेपकेज जो है वो जल्दी जो है CO2 को पिक कर लेता है, ज्यादा सेंसिटिव है CO2 के लिए, और इस तरह से जो C3 है उनका जो सेचुरेशन लेवल है वो हाई अमाउंट पर है. द करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट्स, क्योंकि वो जो है ज्यादा लो लेवल्स पे CO2 को यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एंजाइम जो वो उतना सेंसिटिव नहीं है. द फैक्ट दैट C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. तो हमारे पास जो ग्रीन हाउसेज होते हैं उनमें क्या होता है, CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है, क्योंकि वहां पर जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो बाहर नहीं जा पाती. तो इस तरह से जो दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर यील्ड इन केस ऑफ टोमेटोज एंड बेल पेपर. फिर है टेम्परेचर की बात. तो टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन being enzymatic are temperature controlled. Though the light reaction are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent. तो टेम्परेचर जो है वो लाइट रिएक्शन पे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि वहां पर जो ज्यादा एंजाइम हमारे पास यूज नहीं होते, लेकिन डार्क रिएक्शन जो होते हैं वो टोटली एंजाइमेटिक होते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो उन पर काफी इम्पैक्ट जो है वो डालता है. द C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have a much lower temperature optimum. तो C4 प्लांट्स हमने पहले भी पढ़ा था, वो ड्राई और ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, वो ज्यादा हायर लाइट इंटेंसिटीज में काम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें जो है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जबकि C3 प्लांट्स में हायर लाइट इंटेंसिटी पे क्या होता है, जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं और फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है. The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat that they are adapted to. Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates. तो टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो भी आप देख रहे हो, एक हद तक जो है टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन आप टेम्परेचर को अगर बहुत ही ज्यादा कर लोगे, इतना ज्यादा कि जो है वो बॉईल करने लग जाए आपके पास ऑर्गेनेलीज और सारा जो सिस्टम है, टेम्परेचर जो है एंजाइम जो है डीनेचर हो जाए, तो उसके बाद जो एक डिप जो है देखने को मिलता है. उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में भी आप देख सकते हो कि एक लिमिट तक क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है. लेकिन मैंने कहा कि एक कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है हर सब्सटेंस की CO2 लेने की, तो सेचुरेट जब वो हो जाएंगे उसके बाद वो CO2 नहीं लेंगे, जितनी मर्जी CO2 आप देते रहो. तो ये एक लेवल जो इस तरह से कांस्टेंट जो है फिर हमें रेट मिलना शुरू हो जाएगा. तो ये थे हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स जिन पर की फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है. तो नेक्स्ट हमारे पास वाटर. तो वाटर जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है लाइट रिएक्शन का. तो वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन जो है वो जो है प्रोड्यूस होती है. तो water stress causes the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes leaves wilt. Wilts में मुरझा जाती हैं, सरफेस एरिया उनका रिड्यूस हो जाता है. लीफ का सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो दिखती सी बात है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इफेक्ट होगा. तो बाकी इंटरनल फैक्टर्स जैसे हमने पहले बात की थी, क्लोरोफिल इज एन एसेंशियल इंटरनल फैक्टर, प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर. Photosynthesis not only depend on chlorophyll content but also the protoplasmic factor, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म या स्ट्रोमा में क्या रहते हैं, एंजाइम होते हैं जो डार्क रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं. तो स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी पे एंजाइमेटिक फैक्टर जो है वो डीनेचर हो जाते हैं. एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो प्लांट्स जो है accumulation of carbohydrate in plant cell inhibits photosynthetic rate. If these food materials are not translocated, the process of respiration
increases. Sugar is converted to starch which accumulates in the chloroplast. This reduces the effective surface in the chloroplast and the rate of photosynthesis is decreased. तो हमारे पास जो भी शुगर्स बन रही हैं वो जल्दी से ट्रांसलोकेट होनी चाहिए, अगर वो नहीं होती हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस के रेट को जो है वो इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है फोटोसिंथेसिस को वेरियस फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो अगर हमें एक सही क्रॉप यील्ड चाहिए तो हमें इन फैक्टर का नॉलेज हो तो हम उस तरह से जो है वो वर्क कर सकते हैं। और हमने बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़े कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के इस चैप्टर में। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स।